नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम बात करेंगे अगस्त माह के दूसरे सप्ताह के मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में। आइए बात करते हैं आज के पहले क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 1 है, भारत के नए कैग कौन बने हैं? पहला ऑप्शन है राजीव महर्षि, दूसरा है मनोज सिन्हा, तीसरा है गिरीश चंद्र मुर्मू और चौथा है हार्दिक सतीश चंद्र शाह। तो भी पूछा गया क्वेश्चन है कि कैग कौन बने हाल ही में, कैग। ठीक है, तो कैग अभी हाल ही में कौन बने उसके बारे में पूछा है। तो पहला ऑप्शन राजीव महर्षि। आपको पता हो तो पिछले दिनों ये कैग थे, मतलब कैग कौन थे? राजीव महर्षि, लेकिन इनको उठा दिया गया है, इनकी जगह नए बनाए गए हैं। वो कौन बनाए गए हैं? वो बनाए गिरीश चंद्र मुर्मू को। ये पूर्व कैग हो गए, मतलब इनसे पहले थे ये। ठीक है, राजीव महर्षि। तो याद रखना, पूछ ले कि नए अभी गिरीश चंद्र मुर्मू बनाए गए हैं, इनको किन की जगह बनाया गया? तो राजीव महर्षि की जगह इनको बनाया गया है। ठीक है, अब बात करें सेकंड ऑप्शन के बारे में। मनोज सिन्हा कौन है? इनको अभी जम्मू एंड कश्मीर का राज्यपाल, उपराज्यपाल बनाया गया है। उपराज्यपाल बनाया गया है। ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर का। और हार्दिक सतीश चंद्र शाह ये बने पीएम मोदी के निजी सचिव। पीएम मोदी के निजी सचिव बनाए गए हैं ये। ठीक है, पीएम मोदी के निजी सचिव बनाए गए, सेक्रेटरी। ठीक है, याद रखना 3 ऑप्शन 4 ऑप्शन इंपॉर्टेंट है। और एक और बात, गिरीश चंद्र मुर्मू को शॉर्ट फॉर्म भी आपको ऑप्शन में मिल सकता है एग्जाम में, जीसी मुर्मू। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना, जीसी मुर्मू या गिरीश चंद्र मुर्मू एक ही बात है। ये बात हुई कैग की, कि कैग क्या है। तो कैग के बारे में बात करते, इसका पूरा नाम है कंट्रोलर ऑडिटर जनरल। ऑडिटर जनरल कैग का पूरा नाम है इंग्लिश में कंट्रोलर ऑडिटर जनरल। इसको हिंदी में बोलते हैं नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। ठीक है, कैग का हिंदी में नाम है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। एग्जाम में पूछ सकते हैं कि हाल ही में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन बनाए गए हैं, कैग कौन बनाए गए हैं? तो गिरीश चंद्र मुर्मू बनाए गए हैं, ये तो आपको पता है। और इसके अलावा जो कैग का वर्णन है संविधान के अनुच्छेद 148 में है। 148 में कैग का वर्णन, कैग का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 148 में पूछते हैं, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, तो याद रखना है इसको। इसके बाद बात करें कि कैग का कार्यकाल कितना होता है? तो कैग का कार्यकाल होता है 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी पहले हो। मतलब उम्र अगर पहले हुई, या तो 6 साल का कार्यकाल पूरा करेंगे, या अगर उनकी उम्र 65 वर्ष हो गई तब तक वो बने रहेंगे पद पे। ठीक है, तो इनके वेतन की बात करें तो वेतन है 2.5 लाख रुपए प्रति माह। 2.5 लाख रुपए प्रति माह इनका वेतन है। ठीक है, इनकी नियुक्ति कौन करता है? तो नियुक्ति इनकी राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति। नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। 2.5 लाख प्रति माह इनकी सैलरी है, वेतन है। 6 वर्ष या 65 वर्ष इनका कार्यकाल है। ठीक है, तो याद रखना, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है नेक्स्ट एग्जाम्स के लिए, तो इसको याद रखना। क्वेश्चन नंबर 2, भारत की पहली किसान रेल किन 2 स्टेशनों के बीच चलाई गई? पहला ऑप्शन है मुंबई से ठाणे, दूसरा है देवलाली से दानापुर, तीसरा है आगरा फोर्ट से बांदीकुई, चौथा है कोलकाता से आसनसोल। पूछा कि लेटेस्ट में हाल ही में किसान रेल किन 2 स्टेशनों के बीच चलाई गई? ठीक है, तो ये चलाई गई है देवलाली से दानापुर के बीच। किसके बीच? देवलाली से दानापुर के बीच। वे देवलाली पड़ता है नासिक महाराष्ट्र में। कहाँ पड़ता है? नासिक महाराष्ट्र में। ठीक है, देवलाली पड़ता है नासिक महाराष्ट्र में, दानापुर पड़ता है बिहार में। तो मतलब नासिक से और बिहार के बीच चलाया गया है देवलाली से दानापुर। ये जगह है, दोनों स्टेशनों के नाम हैं। और ये किसान रेल क्या है? ये किसान रेल एक पार्सल ट्रेन है जो शुरू की गई है इंडिया द्वारा, भारत सरकार द्वारा, जिसमें किसान अपनी साग सब्जी वगैरह जो भी है
उनको ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं जल्दी से जल्दी उनके। एक ऑप्शन है, पहला ऑप्शन मुंबई से ठाणे। आपको पता हो तो भारत की पहली ट्रेन चली थी, वो चली थी मुंबई से ठाणे। भारत की पहली ट्रेन कहाँ से कहाँ तक चली थी, तो मुंबई से ठाणे तक चली थी। बार बार पूछा गया क्वेश्चन है। ये 34 किलोमीटर दूरी पर चली गई थी, ठीक है, 34 किलोमीटर दूरी तक चली गई थी। और कब चली गई थी, तो ये चली गई थी 1853 में, 16 अप्रैल, ये चली गई थी 16 अप्रैल 1853 को। मुंबई से ठाणे भारत की पहली ट्रेन थी, 34 किलोमीटर दूरी थी इसकी, ठीक है। तो याद रखना, इसको मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। अब ये तीसरा ऑप्शन आता है आगरा फोर्ट से बांदी कुई। तो इससे क्वेश्चन ये बनता है कि राजस्थान में पहली रेल कहाँ चली, तो वो चली थी आगरा फोर्ट से बांदी कुई। तो राजस्थान में सबसे पहले ट्रेन यहीं चली थी, राजस्थान में सबसे पहले ट्रेन चली थी आगरा फोर्ट से बांदी कुई, ठीक है, याद रखना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोलकाता से आसनसोल। इससे क्वेश्चन ये बनता है कि 1984 में, कब, 1984 में भारत की पहली मेट्रो स्टेशन चली थी कोलकाता में। कहाँ चली थी, कोलकाता में। भारत की पहली मेट्रो वो चली थी कोलकाता में। भारत की पहली मेट्रो ट्रेन कहाँ चली थी, कोलकाता में चली थी, ठीक है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है नेक्स्ट एग्जाम के लिए। 4 ऑप्शन मैंने क्लियर किया, आपको समझ में आया होगा। तो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। पहली ट्रेन चली थी मुंबई से ठाणे 16 अप्रैल 1853 को, 34 किलोमीटर दूरी थी, लॉर्ड डलहौजी के समय चली थी। और अभी जो ट्रेन चली किसान ट्रेन, देवलाली से दानापुर। और राजस्थान में सबसे पहले ट्रेन चली थी आगरा फोर्ट से बांदी कुई। सबसे पहले भारत में मेट्रो ट्रेन चली थी कोलकाता में, ठीक है। नंबर 3, हाल ही में आईसीसी ने किस देश को 2021 में T20 वर्ल्ड कप की मेजबानी सौंपी है। पहला ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, दूसरा है भारत, तीसरा है वेस्ट इंडीज, चौथा है नेपाल। ये हाल ही में आईसीसी ने किस देश को आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2021 में होने वाले T20 वर्ल्ड कप के लिए मेजबानी सौंपी है, तो वो सौंपी है भारत को। किसको सौंपी है, भारत को। उससे पहले बात करें T20 वर्ल्ड कप 2020 में होने वाला था, लेकिन कोरोना महामारी के कारण इसको स्थगित कर दिया गया है। जो अब की बार 2020 में होगा, वो 2022 में एक साल छोड़ के वापस ऑस्ट्रेलिया में होगा। 2022 में T20 वर्ल्ड कप होगा ऑस्ट्रेलिया में। 2021 में पहले इंडिया में होने वाला था, तो इंडिया में होगा। जो 2020 का हो रहा है उसको अगली बार वापस 2022 में इसको ऑस्ट्रेलिया को मेजबानी दी गई है, ठीक है। तो याद रखना है इसको। 2021 में भारत में होगा, 21 में T20 वर्ल्ड कप, ठीक है। इसके अलावा 2023 में आईसीसी वर्ल्ड कप, जिसको बोलते 50 ओवर या वनडे वर्ल्ड कप, 2023 में आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप जो 50 ओवर का होता है ओडीआई मैच, उसका वर्ल्ड कप होगा भारत में। और अब ये T20 है 20 ओवर वाला मैच जो होगा भारत में 2021 में। एक और बात करें T20 की बात आई है वर्ल्ड कप की, तो T20 वर्ल्ड कप सर्वाधिक बार जीतने वाली टीम है वेस्ट इंडीज़। सर्वाधिक T20 वर्ल्ड कप जीते हैं 2 बार इसने, सर्वाधिक बार T20 वर्ल्ड कप विजेता 2 बार जीते हैं इन्होंने, ठीक है, 2 बार, याद रखना। और भारत ने जीता 1 बार 2007 में। भारत ने कब जीता, 2007 T20 वर्ल्ड कप, याद रखना। उस टाइम कप्तान थे MS धोनी। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में यूपीएससी का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया है। पहला ऑप्शन है असीम खुराना, दूसरा है अरविंद सक्सेना, तीसरा है शशिधर जगदीशन, चौथा है प्रदीप कुमार जोशी। तो हाल ही में यूपीएससी का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया है। तो अभी पहले अध्यक्ष थे अरविंद सक्सेना। कौन थे, अरविंद सक्सेना यूपीएससी चेयरमैन थे। इसको अध्यक्ष को चेयरमैन भी बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है, ये थे। इनकी जगह अभी प्रदीप कुमार जोशी को नया यूपीएससी का अध्यक्ष बनाया गया है। किसको, प्रदीप कुमार जोशी को। ऑप्शन में आपको PK जोशी भी मिल सकता है। क्या मिल सकता है, PK जोशी भी। तो याद रखना, इसके बारे में कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। इसके अलावा बात करें शशिधर जगदीशन की, ये हैं HDFC बैंक के अभी CEO नियुक्त किए गए हैं ये, तो ये भी करंट में चर्चा में, तो याद रखना। और असीम खुराना ये है SSC चेयरमैन। कौन है, SSC चेयरमैन, ये गुजरात से हैं। पिछले दिनों में बहुत चर्चा में थे, लास्ट ईयर
क्योंकि इनका एसएससी का जो कार्यकाल था इनका वो ख़त्म हो चुका था। ख़त्म होने के बाद सरकार ने इनको दोबारा नियुक्त कर दिया एसएससी चेयरमैन के पद पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्यूचर ब्रांड इंडेक्स 2020 में एप्पल के बाद किस कंपनी को दूसरे सबसे बड़े ब्रांड का दर्जा दिया गया है? तो दिया गया है किसको? रिलायंस को। किसको दिया गया है? रिलायंस को। रिलायंस को दिया गया है वो दर्जा। ठीक है, तो याद रखना एप्पल के बाद फ्यूचर ब्रांड इंडेक्स में किसको दिया गया है? तो रिलायंस को। रिलायंस के मालिक है मुकेश अंबानी। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में विश्व आदिवासी दिवस कब मनाया गया? पहला ऑप्शन है 8 अगस्त, दूसरा है 9 अगस्त, तीसरा है 10 अगस्त और चौथा है 12 अगस्त। ठीक है, पूछा गया क्वेश्चन है कि विश्व आदिवासी दिवस कब मनाया गया हाल ही में? तो मनाया गया है 9 अगस्त को। कब मनाया गया है? 9 अगस्त को। एक और बात करें 8 अगस्त, इस दिन क्या हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन। क्या हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था 8 अगस्त 1942 को। 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। ठीक है, तो ये भी पूछा गया क्वेश्चन, तो याद रखना इसको। और ये कह रहा है 10 अगस्त, इस दिन मनाया जाता है विश्व ईंधन दिवस, विश्व जैव ईंधन दिवस। जैव ईंधन दिवस मनाया जाता है इस दिन। ठीक है, तो याद रखना आ जाए तो। एक और है 12 अगस्त, इस दिन मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस। विश्व युवा दिवस मनाया जाता है इस दिन। इस दिन मनाया जाता है विश्व युवा दिवस। ठीक है, ये बात करें विश्व आदिवासी दिवस की। आदिवासी दिवस के स्थान पर आपको जनजाति दिवस, जनजाति दिवस या मूल निवासी दिवस भी मिल सकता है। ठीक है, आदिवासी वर्ड के स्थान पर आपको जनजाति दिवस या मूल निवासी दिवस मिल सकता है। तो यही आंसर है, इसका कंफ्यूज नहीं होना, तीनों एक ही बात है, पर्यायवाची एक दूसरे के। अब इसकी शुरुआत कब से हुई थी? तो इसकी शुरुआत हुई थी 9 अगस्त 1982 से। कब हुई थी? 9 अगस्त 1982 से। ठीक है, तो ये भी याद रखना कब हुई थी शुरुआत। 9 अगस्त 1982 को संयुक्त राष्ट्र द्वारा पहली आदिवासियों के हित के लिए मीटिंग हुई थी। उस दिन से निर्णय लिया गया विश्व आदिवासी दिवस 9 अगस्त को मनाया जाए। ठीक है, अब मैं बात करें आदिवासी की। आदिवासी, ये आदिवासी कौन है? आपने सुना होगा आदिवासी आदिवासी, अरे आखिर है कौन ये आदिवासी? यहाँ आदि का मतलब होता प्राचीन या शुरू, प्राचीन से या शुरुआत से। और वासी का पता है आपको? निवास करने वाला, निवास करने वाला। ठीक है, आदि का मतलब होता है प्राचीन शुरुआत से और वासी का मतलब निवास करने वाला। आदिवासी या मूल निवासी, मूल का मतलब आप भी जानते हो शुरुआत या प्रारंभ से। तो ये आदिवासी हैं जो किसी भी टेरिटरी, प्रांत, देश या किसी भी हिस्से के वो लोग हैं जो शुरुआत से वहाँ, जब शुरुआत हुई थी वहाँ के रीजन क्षेत्र की, तो वहाँ स्टार्ट से थे, शुरुआत से वहीं के थे, मतलब मूल निवासी वहीं के थे। जैसे हिंदुस्तान है तो हिंदुस्तान की शुरुआत से वो यहीं रहते आए हैं, यहीं के थे लोग। मतलब कि कई विदेशी आए यहाँ पे, मुगल आए, कई सारे और राजा आए, सुल्तान आए, जो भी हैं वो आए, तो यहाँ आकर बस गए। उसके बाद धीरे धीरे आदिवासियों को दमन होने लगा, उनको हर जगह दबाया जाने लगा, उनके साथ अत्याचार होने लगा। और वो जो बाहर से जातियाँ आई थी उन्होंने अपना राज स्थापित कर लिया। और आज भी यही हाल है, आदिवासियों का दमन हो रहा है और कई जो बाहरी लोग, बाहरी जातियाँ, उनके लोग शासन कर रहे हैं, बड़े बड़े अच्छे अच्छे पदों पर हैं, लेकिन इनकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जाता। सरकार बहुत योजनाएं बनाती है लेकिन वो सिर्फ कागजों में रह जाती है, इनकी कोई वो सुनता नहीं है जल्दी से। इन पे अत्याचार होते हैं हर जगह। आपको पता है, कई बार अखबारों में आपने सुना होगा कि आदिवासी ये हुई। दूसरी बात, इनको ये है प्रकृतिवादी, प्रकृति के संरक्षण के लिए बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, प्रकृति से जुड़े हुए लोग हैं। अभी हाल ही में आपको पता है कोरोना से पूरा विश्व संकट में है, लेकिन आदिवासी लोगों को 0% किसी में भी कोई भी बंदा कोरोना पॉजिटिव नहीं पाया गया। क्यों? क्योंकि इम्यूनिटी पावर स्ट्रॉन्ग होती है। ये मतलब जो अपने खान पान में होता है उसमें हरी सब्जी वगैरह ये खाते हैं, और ज़्यादातर ये लोग जंगल में रहते हैं और इनका जो रहन सहन है, खान पान सबसे अलग है। इनकी जो घर हैं वो भी एक डिस्टेंस वाइज दूर दूर इनके घर बनाते हैं, ये डिस्टेंस रखते हैं, और ये चीज़ है। और ये पेड़ पौधे के संरक्षण में, जंगल के संरक्षण में लगे हुए हैं। आपको पता है कि दुनिया की कोई सी भी इमारत, कोई से भी बिल्डिंग, कोई सी भी मतलब जो चीज़ बनती है वो मेहनत वर्ग, मजदूर वर्ग, किसान वर्ग
और जो गरीब वर्ग हैं उनकी उन्हीं के खून से सींचकर या उन्हीं के खून पर उनकी नींव रखी जाती है। आपको पता है कि इनके निर्माण कौन करता है? मजदूर वर्ग। बड़े लोग बनवाते, लेकिन करता कौन है निर्माण? मजदूर वर्ग। कई बार पता होता है इनका जो कंस्ट्रक्शन होता है बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स वगैरह, तो वहाँ पे मजदूर लोग वगैरह मर भी जाते हैं नीचे दब के कैसे भी। तो ये जो बड़ी बड़ी ऊंची दीवारें आप देखते हैं उन पे सब पे गरीब, कमज़ोर और मजदूर लोगों के खून के धब्बे होते हैं, उन्हीं पे ये लोग शासन करते हैं। उनके बारे में कोई ज़्यादा हमदर्दी नहीं दिखाता, हर जगह इनके साथ दुर्व्यवहार होता है। अभी हाल ही में आपको पता हो तो गुजरात के अहमदाबाद में दुनिया की सबसे बड़ी मूर्ति स्थापित की गई है सरदार पटेल जी की। तो वहाँ भी लगभग 1 से 1.5 लाख आदिवासी लोगों को विस्थापित करके वहाँ से हटाकर उनके स्थान पर वो मूर्ति बनाई गई है। अब इतना इंपॉर्टेंट है कि लोगों को वहाँ से हटा कर मूर्ति बनाना, क्या इंपॉर्टेंस रह गई उसकी, ये बताइए। वहाँ से फिर उनको हटा दिया गया, दूसरी जगह उनको ज़मीन भी नहीं दी गई, वो आज दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। इसके अलावा छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार और राजस्थान में भी स्पेशली हैं आदिवासी लोग, जहाँ भी हैं उनके साथ दुर्व्यवहार होता है। झारखंड, छत्तीसगढ़ में इतना बुरा हाल है, उन लोगों को नक्सलवादी करार देकर, आतंकवादी करार देकर उनका एनकाउंटर कर दिया जाता है, उनके साथ बहुत बुरा होता है। नक्सलवादी क्यों बनते हैं? वो अपने अधिकारों के लिए लड़ते हैं, जब उनके बारे में कोई सुनता नहीं है तो फिर उनको मजबूरन हथियार उठाना पड़ता है, फिर वो नक्सलवादी बन जाता है। अब सरकार पर ध्यान दें, उनके जो क्षेत्र है, उनका राज्य है, उनके विकास की ओर ध्यान दे, शिक्षा, स्वास्थ्य, तो अपने आप वो सब चीज़ें छोड़ के उसमें आ जाए। लेकिन वहाँ एजुकेशन नहीं है, शिक्षा नहीं है, अस्पताल नहीं है, सारी चीज़ें, तो इस वजह से ये चीज़ें पैदा होती है। और वो प्रकृति के साथ अच्छे से जुड़े हुए हैं, हमें भी जुड़ना चाहिए। और पेड़ पौधे हमें भी अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाने चाहिए, प्रकृति को बचाना है तो। और ये सच्चाई है, अगर प्रकृति नहीं रहेगी तो हम भी नहीं रहेंगे। अगर प्रकृति के साथ छेड़खानी होगी तो प्रकृति भी हमें नहीं छोड़ी। इसी चीज़ का परिणाम है कि कोरोना जैसी भयंकर महामारी अभी फैली है, जो हम प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करते हैं। किसी तरीके से देख लो, प्रदूषण देख लो, पेड़ों की कटाई देख लो। पिछले दिनों लास्ट ईयर 2019 में ऑस्ट्रेलिया के अमेजन जंगल में भी आग लगाई गई थी, लगी नहीं थी, आग लगाई गई थी। वो दुनिया का 60% ऑक्सीजन देता है वो जंगल। कितना? 60% ऑक्सीजन देता है। आप सोचो, जो 60% ऑक्सीजन देता है उस जंगल में आग लग जाए, वहाँ जानवर मरे, पेड़ पौधे खत्म हो तो ऑक्सीजन वगैरह पर्यावरण का क्या हाल होगा। तो ये चीज़ें हैं, मतलब उन जंगलों को जलाकर वहाँ ज़मीन साफ करके बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन करे जा रहे हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाई जा रही है, उद्योग धंधे स्थापित की जा रहे हैं। ये चीज़ है, तो सब चीज़ें हो, विकास हो, लेकिन एक प्रकृति के साथ छेड़खानी नहीं हो, खनन हो रहा है, प्रदूषण हो रहा है, हर चीज़ है। तो याद रखें। तो आदिवासी को बचाना है प्रकृति के साथ, प्रकृति को बचाना है उनके साथ आदिवासी भी है। प्रकृति और आदिवासी के एक संबंध है, अगर ये रहेंगे तो हम रहेंगे, वरना हम भी नहीं रहेंगे। तो इनके साथ दुर्व्यवहार नहीं कीजिए, आदिवासी को साथ अच्छे से पेश आए, इनको सम्मान दे, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन है, तो याद रखना इसके बारे में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में हिरोशिमा दिवस कब मनाया गया? पहला ऑप्शन है 6 अगस्त, दूसरा है 9 अगस्त, तीसरा है 12 अगस्त, चौथा है 15 अगस्त। तो हाल ही में हिरोशिमा दिवस कब मनाया गया? तो ये मनाया गया 6 अगस्त को। अब हिरोशिमा क्या है? हिरोशिमा शहर है कहाँ का? जापान का। ये शहर है कहाँ का? जापान का। जापान का शहर है हिरोशिमा। आपको पता हो तो द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था? 1939 से 1945 तक हुआ था। तो उस टाइम अमेरिका ने जापान पर परमाणु बम गिराए थे, 2 शहरों को ध्वस्त कर दिया था। वो शहर थे, एक तो था हिरोशिमा, एक था नागासाकी। कौन सा था? नागासाकी। एक था नागासाकी, ठीक है। 2 शहर थे, एक तो हिरोशिमा और एक नागासाकी। तो इन 2 शहरों पर बम गिराए गए थे, परमाणु बम। इनको बहुत लाखों संख्या में वहाँ इंसानों की मृत्यु हुई थी, ठीक है। तो याद रखना। और द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था 1939 से 1945 तक, ठीक है। तो 6 अगस्त को मनाया जाता है हिरोशिमा दिवस, उनकी याद में 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस। और 9 अगस्त को मनाया जाता है नागासाकी दिवस, 2 दिन है। तो इसको याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कन्फ्यूज होता है कि 6 या 9 अगस्त। तो देखो, ये 6 अगस्त को पहले हीरो स्टार्ट में हीरो आया मूवी में, बाद में उसने विलेन के जो झूठ थे, उनके जो भी उनके बुरे काम थे, उनको नंगा किया, सबके सामने नागा किया। तो नागा 9 अगस्त। और ऐसे याद नहीं रखना, नागा 9 नागा, तो याद रख लेना इसको, ठीक है। 9 नागा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, तो याद रखना इसको, ठीक है। ओके, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। 1971 के मुक्ति संग्राम में शहीद हुए भारतीय सैनिकों के लिए कौन सा देश शहीद स्मारक स्थापित करेगा? 1971 में जो भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था, उसमें जो शहीद हुए भारतीय सैनिक थे, उसके बाद
बांग्लादेश की स्थापना हुई थी, आपको पता है 1971 भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद बांग्लादेश का निर्माण हुआ था। तो उसमें जो शहीद हुए थे भारतीय सैनिक, उनके सम्मान में बांग्लादेश अपने देश में शहीद स्मारक स्थापित करेगा। कौन सा देश करेगा? बांग्लादेश। ठीक है, तो याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में श्रीलंका में किसने चौथी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली है? पहला ऑप्शन है गोतबाया राजपक्षे, दूसरा है महिंदा राजपक्षे, तीसरा है एस भंडार नायके, चौथा है सनत जयसूर्या। तो हाल ही में किसने श्रीलंका की चौथी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली है? तो वो ली है महिंदा राजपक्षे ने। किसने ली है? महिंदा राजपक्षे ने। और ये कौन सी पार्टी से पूछा जाए तो यह है श्रीलंका पीपुल्स पार्टी, SPP। ठीक है, तो अभी चौथी बार प्रधानमंत्री बने महिंदा राजपक्षे, उनकी पार्टी है श्रीलंका पीपुल्स पार्टी, इंग्लिश में बोले तो SPP। ठीक है, उसके अलावा बात करें श्रीलंका के राष्ट्रपति की, तो श्रीलंका के राष्ट्रपति हैं गोतबाया राजपक्षे। कौन है? गोतबाया राजपक्षे, ये है श्रीलंका के राष्ट्रपति हैं। और ये दोनों भाई हैं, ये बड़े भाई हैं और ये छोटे भाई हैं। ठीक है, तो याद रखना, दोनों भाई हैं, राजपक्षे। गोतबाया है जो राष्ट्रपति है, महिंदा राजपक्षे है जो प्रधानमंत्री है। और एक और बात, इनमें कंफ्यूज होता है कि छोटा बड़ा एक जैसे नाम है, तो जैसे भाई बता दिया, तो कौन सा प्रधानमंत्री कौन सा राष्ट्रपति है? तो देखो इसमें आता है गोतबाया, लिखेंगे इसको जी से लिखेंगे, इसको आता महिंदा राजपक्षे, यहाँ से लिखेंगे एम से, शुरुआत में इंग्लिश वर्ड है। ठीक है, तो पहले ABCD में अक्सर आता जी और एम आता बाद में। और हमेशा सर्वोच्च पद कौन सा होता है? राष्ट्रपति का। उसके बाद आता है प्रधानमंत्री का, मतलब बाद में उपराष्ट्रपति के बाद प्रधानमंत्री का। तो यह सर्वोच्च पद किसका? राष्ट्रपति का। तो राष्ट्रपति तो पहला नाम आ रहा है जी, तो जी पहले आएगा, एम बाद में। तो राष्ट्रपति सबसे पहले आता है तो जी, बाद में आता है प्रधानमंत्री एम। तो ऐसे याद रख लेना कि पहला वर्ड जो इंग्लिश में नेम है उसमें जी पहले आता है, ABCD में तो ये उच्च वाले पद पे है, मतलब राष्ट्रपति पद पे, एम है लास्ट बाद में आता है, तो ये प्रधानमंत्री है। एक और बात करें, 2 ऑप्शन और है यहाँ पे, सनत जयसूर्या, ये श्रीलंका के क्रिकेटर थे पूर्व में। क्या थे? श्रीलंका के क्रिकेटर थे ये। ठीक है, क्रिकेटर थे श्रीलंका के, और अभी ये सरकार में सांसद भी है श्रीलंका में। ठीक है, एक क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में WTF स्पोर्ट्स ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? पहला ऑप्शन है सुरेश रैना, दूसरा है हरमनप्रीत कौर, तीसरा है सचिन तेंदुलकर, चौथा है A तथा B दोनों को। तो WTF स्पोर्ट्स जो कंपनी है स्पोर्ट्स की, उसने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, वो किसको बनाया है? रैना और हरमनप्रीत कौर दोनों को, मतलब ऑप्शन डी अपना राइट है। ठीक है, हरमनप्रीत कौर कौन है? ये क्रिकेटर है, भारतीय महिला क्रिकेटर है, ये भारतीय महिला क्रिकेटर है। और सुरेश रैना ये भी क्रिकेटर है। ठीक है, भारत के क्रिकेटर हैं, याद रखना, पूछ ले तो फिर। और सचिन सर को आप जानते हैं, ये भी क्रिकेटर हैं। ठीक है, द गॉड ऑफ क्रिकेट। ओके, इनकी बुक आई थी, ऑटोबायोग्राफी प्लेइंग इट माई वे, वो पूछा जाता है क्वेश्चन कई बार, तो याद रखना, प्लेइंग इट माई वे, इनकी बायोग्राफी का नाम है, तो ये याद रखना, पूछा गया क्वेश्चन है लास्ट एग्जाम्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन की 78वीं वर्षगांठ कब मनाई गई? भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था, उसकी 78वीं वर्षगांठ कब मनाई गई? तो मनाई गई है 8 अगस्त को। कब मनाई गई है? 8 अगस्त को। ये कब हुआ था? ये 8 अगस्त 1942 को हुआ था। ठीक है, 8 अगस्त 1942 के आंदोलन हुआ था महात्मा गांधी के नेतृत्व में। और इसमें महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था। कौन सा नारा? करो या मरो का नारा दिया था। पूछा गया क्वेश्चन है कि करो या मरो का नारा कौन से आंदोलन में दिया गया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन दिया गया था। कब हुआ था ये? तो 8 अगस्त 1942 को शुरू हुआ था उस दिन। ठीक है, तो याद रखना, दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 12, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया गया? पहला ऑप्शन है 12 जनवरी, दूसरा है 12 अगस्त, तीसरा 8 अगस्त, चौथा है 9 अगस्त को। कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया गया? तो आपको भी मैंने बताया कि 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस मनाया गया था। कौन सा? विश्व आदिवासी दिवस मनाया गया था। ठीक है, 8 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन की वर्षगांठ थी, भारत छोड़ो आंदोलन की वर्षगांठ थी 78वीं भारत छोड़ो आंदोलन की। ठीक है, और 12 अगस्त को मनाया जाता है और एक 12 जनवरी, दो चीज़ में कौन से दिन मनाया जाता है? यहाँ पे कन्फ्यूजन होता है ज़्यादातर। एग्जाम देने वाले बंदे क्या करेंगे? 12 जनवरी पे क्लिक करेंगे।
क्योंकि हमको पता है युवा दिवस को मनाया जाता है 12 जनवरी को, लेकिन 12 जनवरी को नहीं मनाया जाता, ये मनाया जाता है 12 अगस्त को। कब मनाया जाता है? 12 अगस्त को। 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस और भारतीय युवा दिवस मतलब राष्ट्रीय युवा दिवस वो मनाया जाता है 12 जनवरी को। तो राष्ट्रीय युवा दिवस को मनाया जाता है 12 जनवरी। दोनों में डिफरेंस है, बहुत बड़ा डिफरेंस है, कंफ्यूज होता है तो याद रखना इंपॉर्टेंट है। दोनों में तारीख 12-12 है, लेकिन राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त को। ऐसे नहीं तो ऐसे याद रख लेना। भारत, हमारा देश भारत पहले आएगा, हमारे लिए भारत पहले है। तो पहले महीना कौन सा था? जनवरी। तो जनवरी में राष्ट्रीय युवा दिवस। इस दिन किसके जन्म दिवस के उपलक्ष्य में? 12 जनवरी। तो स्वामी विवेकानंद जी के जन्मदिन के दिन राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस वो 12 अगस्त को मनाया जाता है। इस दिन एक और मनाया जाता है विश्व हाथी दिवस। विश्व हाथी दिवस और मनाया जाता है इस दिन। तो ये भी याद रखना, पूछ लेते। लेकिन ये युवा दिवस वाला क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम्स में पूछा गया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ठीक है, अब इसको ऐसे याद रख लेना कि 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। युवा आजकल खा खा के हाथी जैसे मोटे हो गए। कैसे हो गए? हाथी जैसे मोटे हो गए। तो हाथी और युवा का संबंध 12 अगस्त से है। ठीक है, याद रखना। और इसकी थीम क्या थी? इसकी थीम क्या थी 2020 में अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस की? तो यूथ, इसकी थीम थी यूथ एंगेजमेंट फॉर ग्लोबल एक्शन, फॉर ग्लोबल एक्शन। 2020 में अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस की थीम थी यूथ एंगेजमेंट फॉर ग्लोबल एक्शन। थीम कई बार जो महत्वपूर्ण डेज हैं उनकी पूछी जाती है। हर एग्जाम में दिवस से संबंधित क्वेश्चन एक आध आते हैं और उनकी थीम जो करंट जो ईयर चल रहा होता है उसकी पूछते हैं, तो याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर। सेल कंपनी के अगले अध्यक्षा किसे नियुक्त किया गया है? अरुंधति भट्टाचार्य, दूसरा है सोमा मोंडल, तीसरा लक्ष्मी नाडार और चौथा है कमला हैरिस। हाल ही में सेल कंपनी की अगले अध्यक्षा, मैंने फीमेल इसलिए अध्यक्षा वर्ड यूज़ किया है, अध्यक्ष भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो वो बनाया गया सोमा मोंडल को बनाया गया है सेल कंपनी की अध्यक्षा। आपको पता है मोदी सरकार बहुत सारी जो गवर्नमेंट कंपनीज थी उनको बेच रही है, धीरे धीरे बेचने में लगी हुई है। तो इसके भी चर्चा में कंपनी से संबंधित क्वेश्चन कोई भी आ सकते हैं, तो इसकी अध्यक्षता बनाई सोमा मोंडल को। और लक्ष्मी नाडार सबसे अमीर भारतीय महिला है। ठीक है, याद रखना। और अरुंधति भट्टाचार्य एसबीआई की पूर्व अध्यक्ष रह चुकी है। और कमला हैरिस, इनको भी अमेरिका के उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया गया है। आगे हम इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो याद रखना। क्वेश्चन नंबर 14, हाल ही में अमेजिंग अयोध्या पुस्तक किसने लिखी है? तो पहला ऑप्शन है चेतन भगत, दूसरा है शशि थरूर, तीसरा है नीना राय, चौथा ANP। तो हाल ही में एक बुक आई है अमेजिंग अयोध्या। अयोध्या भी हाल ही में चर्चा में है। 5 अगस्त 2020 को अयोध्या में श्री राम मंदिर का शिलान्यास भी हुआ है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा। ठीक है, तो ये बुक लिखी है वो किसने लिखी है? वो नीना राय ने लिखी है। ठीक है, तो अच्छा क्वेश्चन है, याद रखना, चर्चा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में माउंट सिनाबुंग ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है, ये किस देश में? पहला ऑप्शन है भारत, दूसरा इंडोनेशिया, तीसरा नेपाल, चौथा है चाइना या चीन। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया में हाल ही में सिनाबुंग ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है, तो ये चर्चा में है। आइए हम आगे इंडोनेशिया के बारे में बात करते हैं। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता। आपको पता है इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता, कई बार पूछा गया क्वेश्चन है कि जकार्ता है। अब ये चर्चा में अभी राजधानी में है, क्यों है कि नई राजधानी बनाने की चर्चा चल रही है। यहाँ पे नई राजधानी बनाने की चर्चा चल रही है। वो किसे बनाने की चर्चा चल रही है? बोर्नियो द्वीप को। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता है, लेकिन हाल ही में इस देश की नई राजधानी बनाने की चर्चा चल रही है। वो चल रही है बोर्नियो द्वीप को नई राजधानी बनाने की चर्चा चल रही है। इस देश में आसपास जो समुद्र के इसके चारों ओर समुद्र है, तो यहाँ दलदली ज़मीन है। और यहाँ जकार्ता में आबादी भी ज़्यादा हुई, इसलिए यहाँ के राष्ट्रपति ने प्रस्ताव दिया है कि नई राजधानी बोर्नियो द्वीप में बनाया जाए, जो थोड़ा अलग है मेन सिटी से। ठीक है, तो यहाँ के राष्ट्रपति की बात करें तो वो है जोको विडोडो। कौन है? जोको विडोडो। जोको विडोडो यहाँ के राष्ट्रपति हैं, जोको विडोडो। और उपराष्ट्रपति की बात करें तो है यूसुफ काला। कौन है? यूसुफ काला, यह है यहाँ के उपराष्ट्रपति। और यहाँ पे इंडोनेशिया में प्रधानमंत्री पद नहीं है। ठीक है, याद रखना इसको। तो इंडोनेशिया चर्चा में है, हाल ही में ज्वालामुखी विस्फोट हुआ है और राजधानी है जकार्ता, लेकिन नई राजधानी बनाने की चर्चा चल रही है बोर्नियो द्वीप को। राष्ट्रपति है जोको विडोडो, उपराष्ट्रपति है यूसुफ काला, याद रखना। ठीक है, हमेशा पूछा गया क्वेश्चन, इससे पूछा जाता है।
क्वेश्चन नंबर 16, हाल ही में कमला हैरिस को किस देश में उपराष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार चुना गया है? पहला ऑप्शन है भारत, दूसरा अमेरिका, तीसरा नेपाल, चौथा चीन। तो कमला हैरिस है, उसको किस देश में उपराष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार चुना गया है? कमला हैरिस भारतवंशी हैं, इनकी माँ मूल रूप से भारत की थी, ठीक है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है नेक्स्ट एग्जाम्स के लिए। तो इसको अमेरिका देश की उपराष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार चुना गया, और ये उपराष्ट्रपति पद के लिए अमेरिका की पहली ऐसी महिला है जो उम्मीदवार के रूप में खड़ी हुई है, ठीक है। पहले राष्ट्रपति पद के लिए भी खड़ी हुई थी, लेकिन इन्होंने नाम अपना वापस ले लिया था। अब ये अमेरिका में सांसद हैं, ठीक है। और दूसरी बात पूछा जाए किस पार्टी ने उतारा है इनको, मतलब कौन सी पार्टी से? तो ये डेमोक्रेटिक पार्टी से। किससे? डेमोक्रेटिक से, डेमोक्रेटिक पार्टी से है, ठीक है, याद रखना। और अभी अमेरिका के राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, तो वो है रिपब्लिकन पार्टी से। कई बार पार्टी भी पूछी गई है क्वेश्चन है, ठीक है। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। हाल ही में फोर्ब्स की 2020 की सूची में सर्वाधिक कमाई करने वाले एक्टर्स में नंबर 1 पर कौन है? वो है ड्वेन जॉनसन। कौन है? ड्वेन जॉनसन। ड्वेन जॉनसन इस सूची में नंबर 1 पर रहे हैं। ड्वेन जॉनसन यह हॉलीवुड के एक्टर हैं, ठीक है। और भारत की बात करें तो टॉप 10 में हैं अक्षय कुमार, टॉप 10 में भारतीय, तो वो है अक्षय कुमार, ठीक है। अक्षय कुमार टॉप 10 में रहे हैं। ये भी पूछते हैं कई बार। तो हाल ही फोर्ब्स की जो सूची जारी है सर्वाधिक कमाई करने वाले एक्टर्स में, उसमें सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले एक्टर है ड्वेन जॉनसन। भारत की ओर से टॉप 10 में एकमात्र नाम अक्षय कुमार का है, ठीक है, तो याद रखना इसको। क्वेश्चन नंबर 18, हाल ही में किस देश ने कोरोना वैक्सीन का निर्माण किया है? कौन सा देश कोरोना वैक्सीन का निर्माण करने वाला विश्व का पहला देश बन गया है? तो वो बन गया है रूस। कौन सा देश बन गया है? रूस। रूस ने भी कोरोना वैक्सीन का निर्माण किया है, उसका नाम रखा है स्पुतनिक, स्पुतनिक वी, ये नाम रखा है उस वैक्सीन का, ठीक है। वैक्सीन का नाम रखा है स्पुतनिक वी, और रूस देश ने सबसे पहले कोरोना वैक्सीन का निर्माण किया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है केन्या में भारत के राजदूत कौन नियुक्त हुए हैं? कौन हुए हैं? वो वीरेंद्र पॉल। कौन हुए? वीरेंद्र पॉल हुए हैं। हाल ही में केन्या में भारत के राजदूत नियुक्त किए गए, मतलब एम्बेसडर नियुक्त किए गए हैं, वीरेंद्र पॉल किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में हसन दियाब ने इस्तीफा दिया। ये किस देश के प्रधानमंत्री थे? तो ये थे लेबनान देश के प्रधानमंत्री। कहाँ के थे? लेबनान देश के। और लेबनान की राजधानी है बेरूत। क्या राजधानी है? बेरूत। लेबनान की राजधानी है बेरूत, ठीक है। आज हमने बात करी अगस्त माह के दूसरे सप्ताह के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में। बहुत शानदार वीडियो है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है इसमें, तो अच्छे से देखिए। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। आपकी कोई भी सजेशन हो, आपकी राय हो, हमें कमेंट में ज़रूर करें। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बने रहें हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।